अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फिज़िक्स 101 लेक्चर नंबर 12 की। और इससे पहले हम जो है वो बात करके आ चुके हैं जनाब रोटेशनल काइनेमेटिक्स के बारे में। और रोटेशनल काइनेमेटिक्स के अंदर हमने जो है वो बात की थी मुख्तलिफ तरह की सर्कुलर फोर्सेस के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्सेस के बारे में। तो होपफुली आप प्रीवियस वीडियो जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके होंगे तमाम तर। आज हम बात करेंगे फिजिक्स ऑफ मैनी पार्टिकल्स के बारे में। इसका क्या मकसद होता है? अ बॉडी इज़ मेड ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। कोई भी बॉडी है ना, वो पार्टिकल का जब तक उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल जो है वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल जब तक कलेक्ट नहीं होते तो कोई बॉडी नहीं बनती है। जिस तरह से प्लास्टिक आप देख लें, तो प्लास्टिक अगर आप फैक्ट्रीज़ में विजिट करें या फैक्ट्रीज़ में कोई ऑनलाइन वीडियो देखेंगे तो प्लास्टिक का जो होता है ना, इससे पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं प्लास्टिक्स के। मुख्तलिफ तरह की मशीनें जो है उस दानों को पिघलाती हैं। उस दानों से फिर आगे आप किसी भी तरह की शेप का प्लास्टिक जो है वो बना सकते हैं। तो वो जो दाने होते हैं या जो छोटे छोटे मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम कहेंगे कि वो उन्हीं पार्टिकल्स की मदद से हमारे पास एक बॉडी क्रिएट हो रही होती है। वी वुड लाइक टू थिंक ऑफ दिस बॉडी हैविंग अ सेंटर। वो कह रहे हैं कि हर बॉडी का कुछ ना कुछ सेंटर होता है जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। क्या मतलब है इसका? बड़ा सिंपल सा मकसद है। फर्स्ट कर लें कि आपके पास एक सर्कुलर शेप में कोई भी बॉडी है। अब देखें इसका सिंपल सा जो है वो क्या होगा, सिंपल जो इसका सर्कुलर होगा या सिंपल जो इसका सेंटर होगा वो ये होगा। तो ये वाली जो लाइन है, मैं इस लाइन को कहूँगा सेंटर ऑफ मास। तो यही बात आपको यहाँ पे जो है वो बता रहा है। अब आगे देखें, आपको एक ग्राफ उसने दिया हुआ है और इस ग्राफ का जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो ये वाला होगा जहाँ से इसने लाइन को आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है। वो कह रहे हैं 2 डायमेंशन में आप इसको इस तरह लिखते हैं कि m1x1 प्लस m2x2। अभी जो m1x1 है ना, ये कहाँ से आया है? ये देखिए, पहली लाइन आपके पास m1 है, दूसरी लाइन आपके पास m2 है, यानी ये मैस ऑफ लाइन है। और x2 या आपके पास कोई भी जो है वो हो सकता है, मैस हो सकता है 2 डायमेंशन में, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यानी ये वो फार्मूला है कि अगर आपने कोई भी सेंटर ऑफ मास को फाइंड करना है तो आप इस फार्मूले के थ्रू सेंटर ऑफ मास को फाइंड कर सकते हैं। यानी कि आपके पास जो मैसेज हैं उन मैसेज की मदद से आप डिवाइड कर दें उन्हीं मैसेज पर। यानी कि कोई भी आपके पास एक जो है वो बॉडी है और इस बॉडी का अगर आप सेंटर मालूम करना चाह रहे हैं, बज़ाहिर तो हमें नज़र आ रहा है कि इसका सेंटर ये है, लेकिन वो कह रहा है कि इसका सेंटर ये भी हो सकता है, इसका सेंटर ये भी हो सकता है। तो कहने का मकसद है कि ये वाला आपके पास वो सिंपल फार्मूला है जो आपसे आगे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल किया जाएगा या पूछेगा कि इस तरह के न्यूमेरिकल से आप जो है इस तरह के फार्मूले से आप किसी भी बॉडी का सेंटर मालूम कर सकते हैं। आगे वो कह रहा है कि 1 मैस इज़ प्लेस्ड एट 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट कर लें कि एक मैस है और वो आपने 2 सेंटीमीटर के फासले पर प्लेस किया हुआ रखा हुआ है, और जो सेकंड मैस है वो इक्वल है फर्स्ट के। यानी कि जो जो दूसरा वाला मैस होगा वो फर्स्ट के बराबर होगा, उसको आपने प्लेस किया हुआ है 6 सेंटीमीटर के। एक मैस है फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर के प्लेस पे वाक़ है और एक मैस है वो 6 सेंटीमीटर के प्लेस पे वाक़ है। तो आप क्या करें, आप मुझे जो है वो हाफ वे बिटवीन द मालूम करके दें। यानी कि आपने करना ये है कि ये आपने यहाँ से अगर चलना मूव करना है, आपने यहाँ तक जाना है, लेकिन इसका आधा क्या होगा उस हाफ को आपने बताना है। सिंपल सा फार्मूला देखें, mx1 प्लस mx2। अब पहला मैच था आपके पास 2 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पे लिखा 2 सेंटीमीटर, प्लस दूसरा मैच था आपके पास 6 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ 6 सेंटीमीटर लिखा। तो क्या होता है, हमने इसके जो है वो m1 प्लस m2 से डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पे m प्लस m देखें तो ये 2 सेंटीमीटर आ गया। यानी 2 सेंटीमीटर कैसे आ गया? चूँकि पहला हमारे पास मैच जो है वो 2 सेंटीमीटर था ना, यानी आप इसको जो है वो 1 से जो है वो आप जो है यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, फाइंड कर रहे हैं या यहाँ पे आप इसको मालूम कर रहे हैं। तो दो मैसेज है ना आपके पास, इस तरह ये x है और ये x है, तो आप इन दो को जो है वो यहाँ पे मिला रहे हैं कि ये इसलिए 2 हो गए। अगर आपको यहाँ पे 3 होता तो आपने यहाँ पे प्लस m और करना था, अगर 3 होता तो मतलब ये तरीक़ेकार होता है, इनसे आप जो है वो फाइंड करते हैं। चूँकि हमारे पास x 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया। अब हमारे पास अगर x 3 होते, 4 होते तो यहाँ पे 4 आ जाना था या 3 आ जाना था। तो आपने इसको 2 के साथ डिवाइड कर दिया। 2 के साथ हम इसीलिए डिवाइड करें चूँकि हमारे पास यहाँ पे x 2 है, मैसेज 2 हैं। तो यहाँ पे देखें जो है वो ये आएगा आपके पास 8/2, तो ये 4 सेंटीमीटर के जो है वो बराबर आ जाएगा। तो सिंपल सा इतना सा काम आपने किया हुआ है। किसी भी मैथ्स का सेंटर मालूम करने के लिए आप जो है वो ये प्रॉपर वे में काम करते हैं। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, नोट कर लें, देयर इज़ नो फिजिकल बॉडी। हमारे पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है इसके लोकेटेड में। यानी कि सिंपल आपको ये बता रहा है जो कि कोई भी बॉडी मूवमेंट करना चाह रही है या इसका मैस फाइंड करना चाह रही है, तो इस फार्मूले के थ्रू आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मैस के अंदर कोई भी हमारे पास फिजिकल बॉडी मौजूद नहीं है। ये एक्चुअली वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास कोई मैटर नहीं होता। मैटर से मुराद ये कि बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट हमारा जो है वो हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं।
इसी तरह से आगे आपको मजीद जो है वो इसी फार्मूले को यूटिलाइज करके किसी दूसरे मैच की फाइंड कर रहा है, सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है। अब वो आपसे कह रहा है कि फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास बहुत ज़्यादा बॉडीज़ हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा मैसेज हैं, तो आपने इनका फार्मूला या आपने इनको फाइंड करने का तरीक़ाकार क्या होगा, इनका फार्मूला क्या होगा, ये वाला होगा 1/m इक्वल टू समीशन 1 से लेके n तक, यानी ये n वो कंडीशन शो कर रहा है जिन कंडीशंस के थ्रू आप ये बताएंगे कि इतने मैसेज हैं और इतनी ही बॉडीज़ हैं। m और उसके बाद r, ये जो r है ये यूनिट वेक्टर है, याद रहे ये वेक्टर है इसलिए क्योंकि हमने इसके ऊपर एरो लगाया हुआ है। तो ये सिंपल सा है। वो कह रहा है कि दिस सेज दैट, ये आपको ये बताएगा कि हमारे पास जो मुख्तलिफ वेक्टर्स हैं उनके ओरिजिन कहाँ पर है और ये हम मैसेज के साथ कनेक्ट करेंगे। यानी किसी भी मैच के ओरिजिन को जानने के लिए आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी कि वो कह रहा है कि अगर आपके पास बहुत मच लार्जर है ना कोई भी मैच, तो आप इसको इस फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हैं। आगे जो है वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहा है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जी स्टूडेंट, सिमेट्रिकल सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जिन इक्वालिटी जो आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। या फ़र्ज़ कर लेंगे अगर आप एक पेपर को फोल्ड कर रहे हैं उसी के बराबर, यानी आधा पेपर आप जो है वो फोल्ड करते हैं, पीछे आपके पास आधा रह गया, तो वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो वो कह रहा है कि इसी तरह से हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं फॉर एग्जांपल सर्कल बना रहा हूँ, आप इसको इस तरह डिवाइड करें कि इसका जो ये वाली साइड है ना इसको आप 1 कर लें, इसको आप साइड 2 कह लें, ये दोनों बराबर हों, इसको हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो इन ऑब्जेक्ट के लिए जिस तरह स्फीयर है, सर्कल है, ये इनके लिए हमें सेंटर मालूम करने के लिए हम इसको हाफ जो क्या करते हैं, हम हाफ लाइन लगाते हैं, तो हमारे पास दो फेसेस आ जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको ये ड्रॉ करके बता दिया। वन डेफिनेशन ऑफ द सेंटीमीटर अलाउ न्यूटन सेकंड लॉ। वो कह रहा है अब हम इसको न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक भी देख लेते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ याद रहे, F इक्वल्स टू ma, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। अब देखें जी 1/m, ये आपका वो पिछला वाला फार्मूला है। ma कहाँ से आ गया? ma ये वेक्टर, यानी कि ये हमने न्यूटन लॉ को यहाँ पे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आपने मुख्तलिफ कैलकुलेशंस की। ये वो f है जो पहले एग्जैक्ट था और उसके बाद आपने इसको दो फेजेस में डिवाइड कर दिया, तो एक फाइनलाइज आंसर आ गया आपके पास इक्वल टू 0। यानी कि इसका सिंपल सा मकसद ये होता है कि अगर आप किसी भी दो चीज़ों को डिवाइड करें तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। डिफरेंस ना रहने से मुराद ये है कि ये भी इक्वल हो, ये भी इक्वल हो, तो इनमें आप जो है उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंस जो है वो 0 आ गया। और आपको अगर याद है तो ये हर एक्शन का कोई ना कोई रीएक्शन होता है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है और इसमें तमाम तर फोर्सेज जो है वो 0 के बराबर होती हैं। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है। उसके आगे वो कह रहा है कि कंसिडर करें जी रोटेशनल एक मोशन है आपके पास जी। तो रोटेशनल जो मोशन होता है रिच सिस्टम के लिए n पार्टिकल्स, वो क्या होता है, आप उसको ऑल पार्टिकल्स के लिए फिक्स डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ओरिजिन से। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है ना, यानी मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे देखें 1/2 mv का स्केयर, फिर 1/2 m2v का स्केयर। इसका मतलब ये है कि आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो एनर्जी है वो डिवाइड हो रही है। जिस तरह मैं आपको वही एग्जांपल दूँ जो है वो शुरू से चल रहे हैं। फर्स्ट कर लें कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लग रही है, तो इतने से हिस्से की जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m1v1 का स्केयर है। फिर दूसरे जो हिस्से होगा उसमें 1/2 m2v2 का स्केयर होगा। इस तरह से जो तीसरा मेरे पास जो होगा पार्टिकल होगा या तीसरा जो हिस्सा होगा उसकी एनर्जी इस तरह होगी। ये चलती जाएगी जहाँ तक हमारे पास जो सिस्टम है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो उसके आगे देखें R1 और जो, तो यहाँ पर ये ओमेगा स्केयर के बराबर। अब ये जो V1 है ना इसको आप R1 और ओमेगा स्केयर के बराबर कर रहे हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम लोअर केस में ओमेगा कहते हैं, ठीक है। तो W यहाँ पर ओमेगा जो है रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। अब यहाँ से आपने करना ये है कि चूंकि सब प्लस हो रहे हैं तो ये समीशन ले लें आप। 1/2 इसमें कॉमन आ जाएगा इसलिए आपने इसको बाहर लिख दिया, और ये जो ओमेगा का स्केयर है ना ये भी कॉमन आ जाएगा इसलिए आपने इसको ब्रैकेट से बाहर लिख दिया। आपकी मर्जी है, आप इसको यहाँ लिखें या 1/2 के साथ लिखें, डजेंट मैटर। तो ये सिंपल सी एक जो है वो डेरिवेशन थी जो आपको यहाँ पे बताई जा रही थी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के मुताबिक आप इसको इस तरह जो है वो लिख सकते हैं। ये फार्मूलाज आपने बस पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपने एमसीक्यूज़ के निस्बतन याद रखने के ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। और इसके अलावा मिड टर्म में जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो फार्मूलाज के जो रिलेटेड है उनसे नहीं आते हैं, उनके मतलब जो रिलेटेड है वो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब वो कह रहा है कि आप फार्मूलाइज कर लें अपने आप को, और आपके पास ये एक सिंपल सा मैथ है। इस मैथ को वो कह रहा है कि फ़र्ज़ कर लें ये M1 है और ये M2 है, आपने इसका सेंटर मालूम करना है। तो सेंटर मालूम करने के लिए जो हम तरीक़ेकार पीछे पढ़ के आ चुके हैं वही सारा हम काम करेंगे। सिंपल ये एक डेरिवेशन है, होपफुली आप इसको एक दफ़ा खुद से कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए 8 पॉइंट है जिसके अंदर आपको बता रहा है कि मैटर जो है वो मेड अप होता है डिस्क्रिएट ऑटम से। ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको याद रखिएगा। मुख्तलिफ तरह के मैटर जो है वो डिस्क्रिएट ऑटम के से मिलकर बनते हैं। इवन हत्ता कि अगर आप एक स्मॉल पीस लेते हैं किसी भी बॉडी का, दे आर बिलियंस ऑफ ऑटम्स, वो हमारे पास बिलियन ऑफ ऑटम होता है। तो ये सोचना जो है वो ज़्यादा गलत ना होगा कि हम कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। यानी कि जब आप
किसी भी बॉडी के ऊपर किसी भी चीज़ को मारते हैं ना, तो आपके एटम्स जो हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ये आगे जाके आपका कॉन्सेप्ट आएगा इंशाल्लाह, वहाँ पर हम इसको मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ ये बात बताई जा रही है कि आप इसको जो है वो न्यू डेफिनेशन को देख लें अकॉर्डिंग टू द एटम्स के आई इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डी एम, और आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/m एफ, जो ये जो है ना इंट्रीगल है ये, ठीक है, सॉरी एफ नहीं है ये इंट्रीगल का साइन है, आर स्क्वायर डी एम। ये जो आर स्क्वायर यहाँ पर जो है ना, ये क्या शो कर रहा है, देयर इज एन हूप विद मास डिस्टर्बेंस यूनिफॉर्मली इफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। वो कह रहा है कि अगर आप किसी भी मास को डिस्टर्ब करते हैं, किसी भी एटम को डिस्टर्ब करते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो इनर्शिया होगा वो ये इस तरह की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आई इक्वल टू इंट्रीगल आर स्क्वायर डी एम, आर स्क्वायर जो आप कॉमन ले रहे हैं कैपिटल आर को, इंट्रीगल डी एम विच इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। उसके आगे देखें जी, लेस आपके पास एक एप्लीकेशन है, ट्राइवल एप्लीकेशन है, जो कि आप हूप जो है वो यहाँ पर करेंगे। अब हूप क्या यहाँ पर शो करती है, बेसिकली हूप का मतलब है घेरा, हम जो है हूप को कहते हैं। आप सर्कल कोई भी अगर चीज़ या कि जितनी यहाँ पर इसने पेज पे अपनी जो जगह रिसीव की हुई है, जगह ली हुई है, उसको हम हूप कहते हैं, घेराव इसका बेसिक मायनी होता है। तो वो कह रहा है कि चूंकि देखिए सर्कल है ना, तो यहाँ पे 2πr जो है वो यहाँ पर आएगा। 2πr इसलिए आ रहा है चूंकि सर्कुलर वे में हूप होता है। तो वो कह रहा है कि अब आप यहाँ पे ट्राइवल एप्लीकेशन ले लें। ट्राइवल एप्लीकेशन से मुराद मामूली कोई भी एप्लीकेशन आप ले लें तो वो इसके बराबर होगा, और अगर कोई हूप होगी, कोई सर्कल वाला हिस्सा होगा, तो वो इसके बराबर जो है वो कंसिडर यहाँ पे किया जाएगा, 1/2 mr स्क्वायर। उसके बाद यू हैव सीन, आप देख चुके हैं, दैट इट इज़ ईजियर टू टर्न थिंग्स, कि मुख्तलिफ चीज़ों को टर्न करना बड़ा आसान है। जिस तरह नेट है, कार का टायर है, आफ्टर आ पंचर, यानी अगर आप कार के टायर को पंचर हो जाता है तो आप उसको खोलते हैं ना, तो आप कैसे खोलते हैं उसको, क्योंकि आपके पास एक वो की होती है, चाबी होती है, जिसकी मदद से आप जो है उसके नेट को खोल रहे होते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं, ये हम टॉर्क का कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज बिकॉज ये इसलिए होता है क्योंकि ये टॉर्क जो है वो ग्रेटर होता है, यानी आप चाबी पे की पे फोर्स लगाते हैं, जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं उस तरफ चूंकि नेट ने खुलना होता है, तो ये टॉर्क का कॉन्सेप्ट है। टॉर्क का फार्मूला याद रखिएगा, हम इसको इस तरह लिखते हैं, होता है टी है लेकिन थोड़ा सा इसको स्टाइलिश टाइप में लिखा जाता है, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आपको यहाँ पर जो है वो इनके ऊपर एरोस का साइन देखने को मिल रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है T इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। हम जो साइन का एंगल है वो टॉर्क के साथ इस्तेमाल करते हैं, और ये जो जहाँ पर आपको थीटा का साइन नजर आ रहा है, ये क्या है, ये एंगल है बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड फोर्स, रेडियस वेक्टर और फोर्स के दरमियान। अगर आप फर्ज कर लें कि आप 3 डायमेंशनल वर्क पे काम कर रहे हैं, या 3 डायमेंशनल वर्क है आपके पास, तो इसकी जो शेप है ना वो इस तरह से होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है, रिमेंबर याद रखें, जो फोर्स है वो एक्ट करती है डिस्टेंस पर, डी आर पर, यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा ना आपका हैंड का आपकी की के साथ, उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स को जो है वो कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर टॉर्क ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो इसको आपने याद रखना है, एफ डॉट डी आर, ये हमेशा हमारे पास काम करता है, या ये हमेशा हम जो है जिस पर डिपेंड करता है वो डिस्टेंस होता है। अभी देखिए द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो वर्क डन के साथ हम जो फार्मूला, ये जो एंगल इस्तेमाल करते हैं वो कोस थीटा को होता है ना, यानी एफ इक्वल टू W इक्वल टू एफ डी, तो एफ डी कोस थीटा, इसलिए हमने यहाँ पे कोस थीटा का साइन इस्तेमाल किया हुआ है। अभी देखिए जी, यहाँ पे फाई का इस्तेमाल भी हो रहा है, एफ कोस थीटा आर डी फाई विच इज इक्वल टू टॉर्क डी, ठीक है, और फाई। अब यहाँ पे देखिए वो आपको कह रहा है कि आफ्टर द कंट्रीब्यूशंस आर कमिंग फ्रॉम ऑल पार्टिकल्स, अब यही आप काम कर लें कि तमाम पार्टिकल से यही कंट्रीब्यूशन आ रही है, यही सिलसिला आ रहा है। जिस तरह भी आपने एक के लिए काम किया, इस तरह आप दूसरे के लिए काम करेंगे। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, और चलता 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 ये एन तक चला जाएगा। अब आप इसको समीशन लें, सिंपल फार्मूला है, सिर्फ आपने समीशन के फार्मूले को याद रखना है। समीशन आप इसका लेंगे तो आपके पास एक फाइनलाइज जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉरी पॉइंट नंबर 3 देखिए, ये आपने बेसिक इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है, इसको बस आपने एज इट इज़ जो है वो याद करना है। लीनियर के अंदर और रोटेशनल के अंदर हम जो है वो देखें, एक्स को लीनियर में हम एक्स लिखते हैं, जबकि हम इसको रोटेशनल के अंदर, रोटेशनल का मतलब होता है सर्कुलर वे में जो चीज़ मूवमेंट कर रही है, उसको हम इसको फाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो एम होता है, मैथ होता है, हम इसको आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह ये जो मुख्तलिफ तरह के फार्मूलाज हैं, बस आपने लीनियर और रोटेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को बिठा लेना है। 15 पॉइंट देखिए, इट विल टेक अ लिटिल वर्क। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा काम करने जा रहे हैं टू प्रूव फॉलोइंग फैक्ट दैट आई सिंपल स्टेटेड अबव फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल, यानी इस चीज़ को आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं। ये जो आई है ना, आई स्टैंड फॉर कोई भी मैस है, और आप उसके एन पार्टिकल है, यानी कोई भी उसके पार्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा उसके पार्टिकल्स हैं। जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिवाइड होती है नीटली काइनेटिक एनर्जी में, जिसका मतलब ये है कि जब आप उसको रोटेट करवाएंगे या उसको तंग करेंगे, तंग करने से बाद जब आप ओपन करेंगे किसी भी नेट को फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर उसके जो एटम्स होंगे या वहाँ पर जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे।
कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब हम नेट को ओपन करते हैं ना तो हम फोर्स लगाते हैं, और जब आप किसी भी चीज़ को फोर्स लगाएंगे, चूँकि हमने अभी बात की है कि जो कोई भी बॉडी है, नेट की बॉडी है या किसी चीज़ की भी बॉडी है, वो मेक होती है मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल से, तो उसके पार्टिकल डिस्टर्बेंस होते हैं जिसकी वजह से वो नेट खुलना स्टार्ट होता है। तो ये सिर्फ उसने फार्मूलाइज आपको यहाँ पे करके बताया हुआ है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, सिर्फ आपने इसको देखना है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो ये होपफुली आपको जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा आज का लंबा लेक्चर था मोमेंटम के हवाले से, थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन थी, होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। इसमें जो फार्मूलाज हैं उसको याद रखिएगा। फार्मूले के अलावा आप लोगों ने जो डेरिवेशन मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है उसको भी आपने अपने माइंड में रखना है। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।